नमस्कार। नेता और किताब का नाता आप चौंक रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता प्रहलाद सिंह पटेल हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने नर्मदा परिक्रमा पर एक किताब लिखी है। आइए उसके अनुभव के बारे में जानते हैं। स्वागत है प्रहलाद जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा पर आपने किताब लिखी। इंदौर से इसकी विमोचन की शुरुआत क्यों हो रही, ये ज़रूर जानना चाहता हूँ। पहली परिक्रमा मेरी 94 में अपने आराध्य परम पूज्य श्री बाबाश्री जी की सेवा करते हुए शुरू हुई, और वो कालखंड 3 साल से ज़्यादा चला, पौने 4 साल। ये जो लेखन है ये तब का है, 95, 96 चतुर्मास में जबलपुर में करता था, 30 साल पुराना। तब मैं 35 साल का था, और ये भी तय कर लिया था कि गुरुदेव की जो वाणियाँ हैं वो परिक्रमा का सार होंगी, और जो मैं लिख रहा हूँ या मुझसे लिखवाया जा रहा है वो कृपा सार होगी। ये जो अभी प्रकाशन हो रहा है ये परिक्रमा कृपा सार का है। उससे कहा मैंने 30 साल तक इसको छपने नहीं दिया। मैं ये मानता था कि नर्मदा को बेचना नहीं। क्या बात है। फिर 20 साल पहले मैंने सपतनीक परिक्रमा की। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि ऐसा हो सकता है क्या, इस तट से चले और सामने तट की वीडियोग्राफी हो। तो मैंने पागलपन की बात है, मतलब लगता है ना ऐसा कैसे होगा, कौन करेगा। लेकिन वो भी मुझसे हो गया। जब दूसरी परिक्रमा में मैं गया तो मेरे पास 72 घंटे की मैनुअल वीडियोग्राफी है, जो दुनिया में किसी और के पास दुर्लभ बात है। किसी और के पास है ही नहीं, हो नहीं सकती। तो किनारा कोई चले सामने से ले, ये संभव नहीं। तब भी हिंदी ग्रंथ अकादमी ने कहा कि छप जाए, मैंने मना किया। फिर बाद में केंद्र में मंत्री बना, संस्कृत विभाग मेरे पास था, साहित्य अकादमी मेरे पास थी, तब भी मैंने नहीं छपने दिया। लेकिन मैं 65 साल का होने वाला था, 28 जून को, तो मेरे मित्रों ने निर्णय किया कि भाई साहब कुछ छप जाने दीजिए। मैं उस निर्णय के साथ शामिल हो गया। पुस्तक आ गई। विमोचन किससे हो, एक भाव माँ के चरणों में मैंने किया। परम पूज्य सरस्वती चालक जी कर सकते हैं, लेकिन बहुत संभव नहीं था। आपका लेखन उस स्तर का है नहीं है, लेकिन माई की कृपा से परम पूज्य सरसंघ चालक जी की जब सहमति मिली, पुस्तक पहुँचाई, डमी पुस्तक में बहुत सारी त्रुटियाँ थी। लेकिन इंदौर हिंदी दिवस का दिन, क्या बात है। परम पूज्य सरसंघ चालक जी, ये जो त्रिवेणी का संगम है, ये मेरे सामर्थ्य के परे है, मेरी समझ से परे है, मेरे मन से परे है। मैं कभी ऐसा सोच नहीं सकता था कि जो हो रहा है घट रहेगा, कभी कल्पना नहीं करता। लेकिन माँ की कृपा है तो सब चीज़ें संभव होती है। इसलिए स्थान, समय, बाकी चीज़ें ये मेरे बूते की बात नहीं है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कहा कि इसमें कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, और आपको जितना मैं समझता हूँ, जानता हूँ, आप कई सारी चीज़ें राजनीति के अलग जाकर करते हैं, और मुझे लगता है ये वही परिणाम है जो आप नर्मदा सार परिक्रमा को लेकर कर रहे हैं। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, वो भी सरकार में मंत्री हो, गैर राजनीतिक स्वरूप से कार्यक्रम करना आज के ज़माने में दुष्कर कार्य है। और इसलिए मैंने एक लाइन कही थी कि मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, मंत्री हूँ, लेकिन एक कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है। मेरा संकल्प है तो मैं उसे पूरा कर रहा हूँ, और माई ने पूरा कर दिया। मतलब उसमें कहीं कोई प्रचार प्रसार बाकी किसी को दिखाने के लिए नहीं। सादगी बड़ी सामर्थ्य है, ये मेरे गुरुदेव कहते थे। और मुझे नहीं लगता कि पुस्तक आएगी तब लोगों के बारे में राय आएगी। 35 साल की उम्र में जो चीज़ मैंने लिखी है, इतना तो मेरा पक्का भरोसा है कि 35 साल की उम्र के वय के लोगों को वो ज़रूर कुछ देगी, इतना मेरा विश्वास है। क्योंकि ये मैंने कोई बुद्धि के प्रभाव से नहीं लिखा है। उस समय लिखवा दिया माई ने, मेरे गुरुदेव की कृपा हो गई। वो भाव अलग थे, वातावरण अलग था, तो मुझे लगता है ये उस दृष्टि से शायद ठीक हुआ है। एक लंबा गैप 30 वर्ष का, आपने कहा मित्रों के कहने के बाद आपने लिखी, लेकिन इस गैप के दौरान आपके मन में कभी ऐसी जिजीविषा नहीं हुई, इच्छा नहीं हुई कि मुझे इस पुस्तक पर काम करना चाहिए? देखिए, परिक्रमावासी लोकेशना से बाहर हो जाता है। मनुष्य में 3 कमियां होती है, लोभ, भय और अहंकार। परिक्रमा तीनों को खत्म कर देती है। आप बाहर आते हैं तो लिप्तता आती है,
लेकिन आप उससे मुक्त हो सकते हैं। मैं साधनिक जीवन में हूँ, 30 साल से लगातार हूँ, पदों पर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि यदि मैं उन चीज़ों से दूर रह पाया तो वो ताकत परिक्रमा की ताकत है। और इसलिए 30 साल में हमेशा मेरे मन में था कि नर्मदा को मुझे बेचना नहीं है। क्या बात है। लेकिन अभी जो मैं परिवर्तन देख रहा हूँ, 30 साल पहले जो स्थान मैंने गुरुदेव के साथ देखे थे, जब 20 साल पहले मैं परिक्रमा में गया तो मुझे वो नहीं दिखे। 20 साल पहले जब मैं अपनी श्रीमती जी के साथ गया तो वो स्थान अब नहीं है। आप वीडियो देखेंगे, वो शायद वीडियो क्लिपिंग को दिखा रहे हैं, मैंने देखी तो मैं ही भौचक रह गया, क्योंकि मैंने तो बनाई थी, कभी देखने की कोशिश नहीं की मैंने। इस पुस्तक को मैंने वाणियों को तो पढ़ा है, लेकिन पुस्तक को मैंने जो लिखा था उसको कभी पलट कर ही पढ़ा। मैंने कुछ हिस्सा पढ़ने की कोशिश की, कहीं से कुछ हिस्सा हासिल भी किया था, और मुझे लगा कि आपने जो लिखा है वो कहीं न कहीं लेखनी के साथ उसका आँखों में उसका वीडियो निकल कर आता है, दृश्यमान हो जाती है। तो ये सोच क्या थी, और ये कैसे, आपने कहा गुरुदेव की कृपा तो थी, लेकिन इसमें इस लेखनी में इतना दम? नहीं, वो कृपा के बगैर मैं नहीं मानता कि वो मेरी बुद्धि की सामर्थ्य है, मैं नहीं मानता। और इस अहंकार से बाहर होना ही चाहिए। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखा तो उन्होंने कोरे कागज की बात कही है। हम सिर्फ लिखते होते हैं, लिखवाता कोई और नहीं। जब परिक्रमा, अगर आप जैसे कहा कि इंदौर क्यों, तो मेरी पहली परिक्रमा किसी को पता नहीं होगा कि खरगोन शुरू हुई। बड़वाया के आगे जो सनावत की तरफ जो पुल है जी, उसके दानों तरफ एक राजघाट तक माई रहती थी, वहाँ ऊपर वो रेलवे का ब्रिज है, वहाँ शुरू हुई। अब मुझे लगता है कि ये जब मैंने भिक्षा मांगी तो पहली बार मैंने ब्राह्मण गांव में मांगी। तो ब्राह्मण गांव के बाहर गुरुदेव हमारे गांव में रुकते नहीं थे, किनारे पर रुकते थे, मंदिर है बहुत था बाहर। अब कहते वो ब्राह्मण गांव डूब में आ गया है। तो मैं पहली बार जब भिक्षा मांगने गया तो स्वाभाविक है, मैंने कहा ऐसे मोहल्ले में जाओ सबसे कमज़ोर लोग रहते हो। तो मैं पहले मकान में जहाँ गया था और नर्मदे हर मैंने किया, तो वो माई मजदूरी करके लौटी थी। और मैंने उसकी रिएक्शन के यहाँ से कहा माई नर्मदे हर। उसने कहा कि बाबा लौटना जाना नहीं, मैं अभी मजदूरी करके आई हूँ, घर में मेरे कुछ नहीं है, मैं कुछ दुकान से लाकर आपको देती हूँ। ये मेरे जीवन का पहला अनुभव। मैंने कहा कि भाई आपके यहाँ कंडे तो होंगे? बोले हाँ कंडे हैं। तो मैंने कहा मुझे 5 कंडे दे दो। उन्होंने उठा के 5 कंडे दे दिए। 5वें घर के बाद में वो दुकान थी जहाँ वो माई खड़ी हुई थी, उसने मुझे फिर शक्कर और चाय पत्ती देने की कोशिश की खरीद थी, लेकिन मैंने उससे नहीं ली। 5 मकान से ज़्यादा मुझे भिक्षा लेनी नहीं थी। और 5वें मकान के बाद में वापस हुआ और गुरुदेव के पास जाके बताया कि भिक्षा है। लेकिन मेरी शुरुआत भिक्षा जिस घर से मैंने मांगी, वहाँ का ये भाव आप कल्पना कर सकते हैं कि इससे बड़ा कोई दानी हो सकता है क्या, कि जिसके घर में एक दाना ना हो देने के लिए, मजदूरी करके आए, लेकिन मेरे परिक्रमावासी मेरे घर से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहिए। ये मामूली बात नहीं। बहुत अच्छी बात कही प्रहलाद जी ने कि पहली भिक्षा जिस घर से शुरू हुई, उसका जो मार्मिक बात का वर्णन प्रहलाद जी ने किया, वो काफ़ी मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जिसके घर में खाने का दाना नहीं है, वो महिला जाकर भिक्षा के लिए रोकती है प्रहलाद जी को, और कुछ न कुछ व्यवस्था करने की कोशिश करती है। वो इनका संकल्प था कि 5 घरों से ज़्यादा मैं आगे भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। ऐसे ही एक संत है मुरारी बापू, जो अपनी कथा के दौरान शाम को किसी न किसी घर में भिक्षा लेकर खाना खाने जाते हैं। तो मुझे वो दृश्य भी याद आ रहा है और आपका दृश्य भी याद आ रहा है। काफ़ी समानता है, और आप जिस तरह से ये काम कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है। लंबा गैप, दूसरी यात्रा आपने परिवार के साथ की, और इन दोनों यात्राओं में क्या फ़र्क महसूस किया उस परिक्रमा मार्ग पर और लोगों की भावना? जो 30 साल पहले मैं गुरुदेव के साथ गया था, जो तब के स्थान थे, वो जब मैं 20 साल बाद गया, मतलब 20 साल पहले गया, तो वो स्थान नहीं थे। जो स्थान 20 साल पहले मैंने सपरिवार देखे, दारा जी, काजल रानी, सात माता, ओमकारेश्वर से लगे हुए स्थान, वो आज नहीं है, वो डूब गए। दूसरा जो तप के स्थान थे, या तो वो लुप्त हो गए या गुप्त हो गए। गुप्त हो गए। कोई तप का स्थान था, उसके पास उस तपस्वी ने तप किया, उसके साथ उसने आश्रम या मंदिर बनाया, वो भव्य था, लोग वहाँ जाने लगे। जिस तप के स्थान से वो चीज़ें खड़ी हुई, उस तप का स्थान का किसी को पता नहीं। तो जो परिक्रमा का सार पुस्तक मैं पूरी करूँगा, तो उसमें घाट घाट पर परम पूज्य शिवासी की वाणियाँ हैं, जो सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि मैंने लिखी थी, सब सारी नहीं है, जितनी है वो। और बाकी जो तपस्वियों के स्थान हैं, पूज्य दादा गुरु जी वगैरह से पूछ के,
गौरीशंकर महाराज जी ने जो परिक्रमा के विधान में तपों के स्थान बताए थे, उनके कोऑर्डिनेट के साथ लिखना। कभी कोई साधक, कोई जिज्ञासु जाना चाहे तो उस जगह पर जा सके, ये परिक्रमा के सार का कदम होगा। बहुत अच्छी बात कही। नर्मदा परिक्रमा के लिए लोग काफ़ी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ प्रहलाद जी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था और बाकी चीज़ें कहीं मैंने उनकी देखी, तो आपकी भावना अगर प्रबल है और आप भाव के साथ जा रहे हैं तो नर्मदा परिक्रमा करना आसान हो जाता है। मतलब आसान हो जाता है। मुश्किल तो है ही, परिक्रमा का मार्ग की दिक्कतों के साथ साथ आपकी भावनाओं का अगर ख्याल रख कर आगे जाएंगे तो सब कुछ चीज़ आसान हो जाती है। ऐसा कोई एक यादगार किस्सा जो आपने भिक्षा वाला सुनाया, बहुत रोमांचक किस्सा था, ऐसा इस परिक्रमा मार्ग के दौरान दोनों बार की परिक्रमा में कोई ऐसी चीज़ जो आपको यादगार रहती है? इतनी अनेक हैं, कभी इसके बाद समय आएगा। आप मुझे सिर्फ नर्मदा पर संवाद करिए, मैं आपसे बातचीत करूँगा। एक से एक, हर और में खाली मेरे लिए नहीं, हर परिक्रमावासी के लिए कोई ना कोई ऐसा प्रसंग उसके जीवन में मिलेगा, और चाहे जाए अनचाहे जाए, गुस्से में जाए, नर्मदा के किनारे से निकलेगा, झाड़ियों से निकलेगा तो लेकर ही आएगा। लेकर आने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी कोई कीमत नहीं। प्रकृति तो अपने आप, मुझे लगता है कि वो स्मृतियाँ होती हैं, कभी बैठेंगे तो जरूर बात करें। प्रकृति अपने आप में बहुत अद्भुत है। और प्रहलाद जी ने इस पुस्तक में जो नर्मदा परिक्रमा के बारे में लिखा है, मुझे लगता है वो पत्थर लोगों के लिए एक बहुत अच्छी किताब साबित होगी। लोगों को इस किताब के माध्यम से नर्मदा परिक्रमा को काफ़ी नज़दीक से जानने का मौका मिलेगा। बहरहाल प्रहलाद जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिएगा, नमस्कार।